दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार के टॉप बड़ी न्यूज को देखेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। पटना पहुंचे आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री मनोज तिवारी की गाड़ी में बैठकर हुए रवाना। पटना में हो रही हनुमत कथा के लिए बाबा बागेश्वर उर्फ आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के पटना पहुंचने का इंतजार खत्म हो गया है। वे पटना पहुंच गए हैं। उनकी आगवानी के लिए खुद सांसद मनोज तिवारी मौजूद रहे। वहीं पटना एयरपोर्ट पर पहुंचते ही बाबा के स्वागत में भारी भीड़ जुट गई। साथ ही वहां जय श्री राम के नारे से पूरा माहौल गूंज उठा। स्थिति ऐसी थी कि एयरपोर्ट के बाहर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को भी काफी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं देखिए पटना पहुंचते ही हिंदू राष्ट्र पर बाबा बागेश्वर ने दिया बड़ा बयान। बिहार में हो रहे विरोध पर दिया जवाब। हनुमत कथा के लिए आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री पटना पहुंच गए हैं। पटना पहुंचते ही उन्होंने तमाम विरोधियों को तगड़ा जवाब भी दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार में मेरी आत्मा है। इसके साथ ही उन्होंने हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। जिस तरह से तेज प्रताप और राजद के दूसरे नेताओं द्वारा बाबा बागेश्वर पर हिंदू मुस्लिम करने का आरोप लगाया जा रहा था, उसका जवाब देते हुए बाबा ने साफ कहा कि हम यहाँ हिंदू मुस्लिम करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि सिर्फ हिंदू हिंदू करते हैं और वही करने आए हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में बाहर आएगी। जिस तरह से बाबा के कार्यक्रम को लेकर बिहार में राजनीति चल रही थी, उसको लेकर बाबा बागेश्वर ने साफ कहा कि वह कोई राजनेता नहीं है। हालांकि उनकी गाड़ी को भाजपा सांसद मनोज तिवारी खुद चला रहे थे। आपको बता दें कि उनका कार्यक्रम 13 से 17 मई तक चलेगा। पहले दिन को शाम 4 बजे से उनकी कथा शुरू हो गई है। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री के लिए बनाए गए कथा स्थल का नाम श्री राघवेंद्र नगर रखा गया है। मठ के ठीक सामने करीब 30 एकड़ जमीन में कथा स्थल तैयार हुआ है। 15 मई को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक बाबा पर्चा निकालेंगे और लोगों से पर्सनली मिलेंगे। 17 मई को विभूति वितरण होगा। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री बाबा के कार्यक्रम में बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और देश के अन्य हिस्सों से श्रद्धालु पहुंचे हैं। इसको लेकर तरेतपाली मठ पर 3 लाख स्क्वायर फीट में भव्य पंडाल बनाया गया है। बाबा बागेश्वर के लिए 5000 स्क्वायर फीट में स्टेज तैयार किया गया है। साथ ही 15 लाख स्क्वायर फीट में पार्किंग की भी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा लोगों के ठहरने के लिए भी इंतजाम किए जा रहे हैं। कर्नाटक में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस सरकार। राहुल ने कहा 5 वादे पहले कैबिनेट बैठक में पूरा करेंगे। वहीं खड़गे बोले दक्षिण भारत अब भाजपा मुक्त। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार बनाएगी। शनिवार को आए विधानसभा चुनाव के नतीजों में पार्टी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। हालांकि रुझानों में दोपहर 12 बजे से पहले ही साफ हो गया था कि कांग्रेस जीत रही है। 12 बजे कर्नाटक कांग्रेस चीफ DK शिव कुमार घर की बालकनी पर आए, कांग्रेस का झंडा फहराया और कार्यकर्ता के सामने हाथ जोड़े। मीडिया के बीच पहुंचे तो भावुक उठे। उन्होंने कहा कि जेल में सोनिया गांधी मिलने आई थी, उनसे मैंने जीत का वादा किया था। वहीं दोपहर 2:30 बजे राहुल गांधी दिल्ली में मीडिया के सामने उन्होंने कहा कि नफरत से लड़ाई नहीं लड़ी है। कर्नाटक ने दिखा दिया कि देश को मोहब्बत पसंद है। हमारे जो मुख्य 5 वादे थे वे पहले ही कैबिनेट बैठक में पूरे किए जाएंगे। इसी के साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भाजपा हमें ताना मारती थी कि हमें कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। अब यह सच्चाई है कि भाजपा दक्षिण भारत मुक्त हो चुकी है। राज्य की जनता ने फैसला किया है और हमें 136 सीटें मिली है। 36 साल बाद हमारी बड़ी जीत हुई है। और देखिए JDU के ललन सिंह का दावा, कर्नाटक भाजपा मुक्त हुआ, 2024 में देश भी होगा। JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि कर्नाटक भाजपा मुक्त हो गया है और अब देश भी भाजपा मुक्त होगा। उन्होंने चुनाव परिणाम पर अपनी प्रतिक्रिया ट्वीट कर व्यक्त की है। ललन सिंह ने आरोप लगाया कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भाजपा ने सभी हथकंडा आजमाया, धार्मिक उन्माद चरम सीमा पर पहुंचाकर चुनाव प्रचार किया और प्रधानमंत्री ने तो पद की गरिमा के विरोध प्रचार किया, लेकिन वहां की भाजपा सरकार के सामने सब फेल हुआ और कर्नाटक भाजपा मुक्त हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसके पूर्व हिमाचल प्रदेश भाजपा मुक्त हुआ, दिल्ली नगर निगम भाजपा मुक्त हुआ, इसी साल मध्य प्रदेश भी भाजपा मुक्त होगा और 2024 लोकसभा चुनाव में देश भाजपा मुक्त होगा। इंतजार कीजिए। वहीं बिहार सरकार में मंत्री व JDU के वरिष्ठ नेता विजय चौधरी ने कहा कि कर्नाटक के नतीजों से भाजपा की अभेद्यता पर प्रश्न लग गया है। हनुमत स्थापित भाजपा कर्नाटक में धराशायी हो गई है। उन्होंने कहा कि नतीजे बताते कि धार्मिक भावना उकसाकर राजनीति करने का समय बीत चुका है। वहीं कर्नाटक रिजल्ट पर तेज प्रताप के निशाने पर बीजेपी, कहा बजरंग बली ने रावण की लंका जला डाली। राज्य के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री तेज प्रताप यादव ने कर्नाटक चुनाव के परिणाम सामने आने के बाद शनिवार को ट्वीट करके कहा कि ये तो होना ही था, बजरंग बली ने रावण की लंका जला डाली। कर्नाटक में बीजेपी RSS नाम की गंदगी को साफ करने के लिए जनता को बधाई।
साथ ही यह भी नारा ट्वीट का कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। साथ ही बजरंगबली की लंका दहन से जुड़ी तस्वीर भी साझा किया। बड़ी खबर में देखिए, बीपीएससी ने जारी किया शिक्षक नियुक्ति का सिलेबस और परीक्षा पैटर्न। बिहार सरकार ने शनिवार को बीपीएससी को शिक्षक नियुक्ति के लिए प्राधिकार कर दिया है। इसी के साथ ही आयोग ने विषयवार पाठ्यक्रम एवं परीक्षा की संरचना आदि का विवरण आयोग की वेबसाइट www.bpsc.bihar.nic.in पर प्रदर्शित कर दिया है। प्राथमिक विद्यालयों के लिए केवल सामान्य अध्ययन, जबकि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए विषय के साथ सामान्य अध्ययन की भी परीक्षा ली जाएगी। प्रश्न वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय होंगे और नेगेटिव मार्किंग भी होगी। शीघ्र ही विज्ञापन का प्रकाशन कर आयोग ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करेगा। समय समय पर नियुक्ति परीक्षा से संबंधित सूचना आयोग ने अपने वेबसाइट के माध्यम से देने की बात कही है। विदित हो कि प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के 1.78 लाख शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। साथ ही आपको बता दें कि सामान्य अध्ययन के 150 अंकों का पत्र होगा, जिसमें 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और 2 घंटे का समय दिया जाएगा। वहीं सभी श्रेणियों के अध्यापकों की नियुक्ति के लिए 100 अंकों की भाषा की पढ़ ली जाएगी। इसमें 100 प्रश्न होंगे और 2 घंटे का समय होगा। इसके अलावा अलग अलग आरक्षण श्रेणियों के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स निर्धारित किया गया है, जैसे अनारक्षित वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% और अनुसूचित जाति व जनजाति, महिला व दिव्यांग के लिए 32% निर्धारित किया गया है। बिहार में बदला मौसम का रंग, 23 शहरों में पारा गिरा। 15 और 16 मई को 2 तरह का अलर्ट। बिहार की राजधानी पटना समेत कुल 23 शहरों में लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिली है। दरअसल झारखंड एवं उसके आसपास बने परिसंचरण की वजह से राजधानी पटना समेत आसपास के कई शहरों में मौसम की नमी देखने को मिल सकती है। हालांकि मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार बंगाल की खाड़ी में विकसित चक्रवात मोचा का असर बिहार के मौसम पर नहीं है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन सुबह में कहीं भी मौसम का अलर्ट जारी नहीं किया, लेकिन 15 और 16 मई को सुबह के 2 भाग में मौसम के 2 रंग होने की वजह से 2 तरह का अलर्ट जारी किया गया है। 15 एवं 16 मई को सुपौल समेत सीमांचल के सभी जिलों में आंधी पानी और मेघ गर्जन की आशंका है, जबकि बक्सर, रोहतास, शेखपुरा और पटना के लिए लू चलने की चेतावनी जारी की गई है। यूपी में भाजपा ने सभी मेयर सीटें जीते। यूपी में भाजपा ने नगर निकाय चुनाव में अभूतपूर्व जीत हासिल करते हुए सभी 17 नगर निगमों में अपना परचम लहराया है। पिछली बार भाजपा ने 16 में से 14 नगर निगमों पर जीत हासिल की थी। अलीगढ़ व मेरठ नगर निगम बसपा के खाते में गए थे। भाजपा ने इस बार बसपा में ये दोनों सीटें छीन ली है। 17 महापौर में से 14 नए चेहरे हैं। आपको बता दें कि नगर निगमों के कुल 1420 पार्षद पदों में से 1393 के परिणाम घोषित हो चुके थे। इनमें से सर्वाधिक 794 पार्षद पदों पर भाजपा ने कब्जा जमाया, जबकि सपा के 188, बसपा के 85 और कांग्रेस के 76 पार्षद जीते। वहीं नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष के 199 पदों में से 89 के परिणाम घोषित हुए हैं। इनमें से 41 पदों पर भाजपा ने जीत दर्ज की है। सपा के 16, बसपा के 6, रालोद के 4 व कांग्रेस 2 प्रत्याशी विजय रहे हैं। बिहार में इंटर नामांकन को 17 से ऑनलाइन आवेदन। बिहार बोर्ड ने 11वीं कक्षा में दाखिला के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि जारी कर दी है। ऑनलाइन आवेदन OFSS पर 17 से 26 मई तक किया जाएगा। इसकी जानकारी बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने दी है। उन्होंने बताया कि इंटर दाखिले की प्रक्रिया 17 मई से शुरू कर दी जाएगी। बिहार के बक्सर में नए पुल से अब यूपी दिल्ली के सफर में 7 घंटे की बचत होगी। पटना से अब आरा बक्सर होते हुए आसानी से यूपी और दिल्ली की यात्रा लोग कर सकेंगे। बक्सर में गंगा पर बन रहा पुल जल्द ही अब चालू होने जा रहा है, जिसके बाद पटना से जाने वाली बड़ी गाड़ियां अब इसी पुल के जरिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर चढ़ेगी और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, कानपुर या दिल्ली आसानी से जा सकेगी। बता दें कि अभी मोहनिया या गोपालगंज होकर सफर करना पड़ता है। इस पुल के चालू होने पर 100 से 150 किलोमीटर की दूरी कमेगी। बता दें कि पटना में गंगा पर बन रहे 2 लेन पुल अब जल्द ही चालू हो जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अगले हफ्ते इसके चालू होने की उम्मीद है, जिसके बाद पटना से आरा बक्सर होते हुए अब 4 चक्का और बड़ी गाड़ियां सीधे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर चढ़ेगी और कानपुर, लखनऊ, दिल्ली का सफर लोग आसानी से कर सकेंगे। यूपी के बलिया, गाजीपुर, मऊ, देवरिया, आजमगढ़ और गोरखपुर आदि की यात्रा अब आसान होगी। आपको बता दें कि बक्सर, भोजपुर, रोहतास, औरंगाबाद, भभुआ और गया जिले की बड़ी गाड़ियां अभी पुरानी जीटी रोड होकर यूपी में प्रवेश करती है। अब इस पुल के चालू हो जाने से करीब 100 से अधिक किलोमीटर की दूरी घटेगी। नहीं कम हो रहे हैं आनंद मोहन की मुश्किलें। बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री ने रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दर्ज करवाया शिकायत।
बिहार के बाहुबली नेता आनंद मोहन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। गोपालगंज के तत्कालीन डीएम की पत्नी के बाद अब इनके ऊपर भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट में शिकायत दर्ज करवाई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अल्फोंस ने कोर्ट में खुद पेश होकर कहा कि बिहार सरकार के फैसले से आहत है और इस मामले में रिहाई के खिलाफ पार्टी बनाना चाहते हैं। कोर्ट ने अल्फोंस को अगली तारीख पर मामले की सुनवाई में सहयोग करने की इजाजत दी है। अल्फोंस पेशे से वकील भी है और केरल हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़ते हैं। अब इन्होंने आनंद मोहन की रिहाई को लेकर शिकायत दर्ज करवाई है। आपको बता दें चले कि अल्फोंस केरल के वरिष्ठ भाजपा नेता और नरेंद्र मोदी की पहली सरकार में पर्यटन मंत्री रह चुके हैं। हाईकोर्ट के रोक के बाद अब कानून बनाकर जातीय गणना करवाएगी बिहार सरकार। पटना में हाईकोर्ट की तरफ से राज्य में 2 चरणों में करवाए जा रहे जातीय गणना पर रोक लगा दिया गया है और इस मामले में अगली सुनवाई तारीख 3 जुलाई तय किया गया है। इसके बाद सरकार की तरफ से इस मामले में जल्द सुनवाई को लेकर याचिका दायर की गई, लेकिन इसके बावजूद हाईकोर्ट ने जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया। फिर यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। इसके बाद अब इस पूरे मामले को लेकर बिहार सरकार के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जरूरत पड़ी तो खुद से कानून बनवाकर जनगणना करवाएगी। विजय चौधरी ने कहा कि राज्य में गणना में अभी तक जितने भी दस्तावेज इकट्ठे किए गए हैं वह सभी सुरक्षित और राज्य सरकार यह चाहती है कि जल्द से जल्द इस गणना को पूरा करवाया जाए, लेकिन हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया है। हमारे सरकार और मुख्यमंत्री दोनों किसी भी प्रसूति में इस गणना को पूरा करवाना चाहते हैं और ऐसे में इसके लिए जो भी कानूनी उपाय है यह सभी सरकार की तरफ से किया जा रहा है। बिहार में जमीन व फ्लैट की रजिस्ट्री कराने का नियम बदला। राज्य में जमीन, फ्लैट, मकान समेत अन्य के निबंधन का प्रावधान 1 जून से बदल जाएगा। अब इनके निबंधन की प्रक्रिया में गवाह की अनिवार्यता समाप्त होने जा रही है। अब किसी तरह के निबंधन में 2 या 4 गवाहों को लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, न ही क्रेता को और न ही विक्रेता को। इस नए प्रावधान के तहत निबंधन कार्यालय में सिर्फ जमीन या फ्लैट खरीदने और बेचने वाले ही आएंगे, अन्य किसी तीसरे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस नए नियम को बहाल करने को लेकर उत्पाद मद्य निषेध एवं निबंधन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। साथ ही संबंधित कंपनी को सॉफ्टवेयर में अहम बदलाव करने को भी कहा गया है। इसके लिए 1 जून तक की डेडलाइन दी गई है। इस बदलाव से अब सिर्फ जमीन, फ्लैट के क्रेता या खरीदने वालों को अपना अपना आधार नंबर देना होगा और इसे बायोमेट्रिक प्रणाली के जरिए ही वैध कराना होगा। इसलिए अब समझा जा रहा है कि यह जरूरी निबंधन कार्यालयों में जमीन, फ्लैट के रजिस्ट्री के दौरान लोगों की न्यायिक होने वाली भीड़ को कम करना मकसद है। एक रजिस्ट्री में 4 या इससे अधिक गवाह होने से काफी संख्या में लोगों को जमावड़ा लगा रहता था। इससे कार्यालय का कामकाज भी बाधित होता था और प्रक्रिया में समय से अधिक लगता था। कई मामलों में गवाह जुटाने में कई बिचौलियों किस्म के लोग काफी सक्रिय रहते हैं। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए यह नई प्रणाली बहाल की जा रही है। जेपी गंगा पथ पर 15 जुलाई से गाय घाट तक चलेंगे वाहन। जेपी गंगा पथ पर 15 जुलाई तक दीघा से गाय घाट तक वाहन फर्राटा भरेंगे। इसके चालू होने से गाय घाट से दीघा आने जाने में लोगों को लगभग 20 से 25 मिनट लगेंगे। एक वैकल्पिक रास्ता तैयार होने से गांधी मैदान से गाय घाट आने जाने में अशोक राजपथ में होने वाली जाम की समस्या से लोगों को राहत मिलेगी। जेपी गंगा पथ से गाय घाट तक एलिवेटेड रोड तैयार करने में मात्र 75 मीटर का काम बचा हुआ है। अब मात्र 2 स्पेन पर सुपर स्ट्रक्चर का काम शेष रह गया है। एलिवेटेड रोड तैयार करने के लिए ऊपर में लगे लॉन्चर को उतारने की तैयारी चल रही है। इसके उतारने के बाद बचे हुए 2 स्पेन पर कास्टिंग का काम होगा। गाय घाट तक जेपी गंगा तैयार होने पर 12.5 किलोमीटर तक की आने जाने की सुविधा हो जाएगी। अभी दीघा से पीएमसीएच तक 7.7 किलोमीटर में आने जाने की सुविधा है।